हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 49, जिसमें बात करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें देखेंगे हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, इन सभी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। तो आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। हिमालय की भू आकृतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें पहला पॉइंट देखने को मिल रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा पश्चिम पूर्व दिशा में एक चाप के रूप में है, यानी अर्क के रूप में है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम एक चीज जानते हैं, हिमालय सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी में एक चाप के रूप में फैला हुआ है, यानी आर्क के रूप में फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में करीब हो जाता है आपका 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में आकर के ये लगभग आपका 150 किलोमीटर तक हो जाती है। यानी हम देखते हैं इस तरह से ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकेंड आता है कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में ऊंचाई की विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में ऊंचाई का अंतर पश्चिमी हिमालय की तुलना में बहुत तीव्र है, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता में भी अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से रूपांतरित शैलें पाई जाती है। ये पॉइंट भी करेक्ट होगा। आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री सबसे सतत श्रृंखला है, जिसमें 600 मीटर 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर हैं, और इनका कोर ग्रेनाइट तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इस वजह से हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय पठार की संरचना के बारे में असत्य कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह के प्राचीनतम भूभागों में से एक है, जो कि गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और उत्तर की ओर खिसकने के कारण हुआ है। तो ये पॉइंट तो हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड है कि इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसे महानदी और कृष्णा नदी जैसी नदियां हमें दर्शाती है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट होगा। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो इनके पूर्ववर्ती ढाल को प्रमाणित करता है। तो ये करेक्ट। तीसरा पॉइंट है कि दक्कन ट्रैप क्षेत्र जो है मुख्य रूप से अवसादी शैलों से बना है, जहां जीवाश्म प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत इसलिए होगा क्योंकि दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी जो कि दर्री उद्भेदन यानी कह सकते हैं इस तरह से हुआ है कि यह एक अग्नेय चट्टान शैलों से बना है, न कि अवसादी चट्टानों से। तो ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से गलत होगा। तो कह सकते हैं अगर हमें असत्य देखना है तो केवल 3 असत्य होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में अच्छे से देखने को मिलेगा। पीडीएफ आप पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दून और द्वार स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि ये स्थलाकृतियां मुख्य रूप से महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी है। तो यहाँ पे अगर पहला पॉइंट की बात करें तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि करेक्ट नहीं, ये असत्य होगा। ध्यान से समझेंगे क्या, क्योंकि दून घाटियां मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच आता है। ठीक है, शिवालिक तो मतलब जो बाहरी हमारा हिमालय है उसको कहते हैं, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच आता है। तो ये पॉइंट हमारा इसलिए गलत होगा। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कह रहा था कि महान हिमालय मध्य हिमालय, नहीं, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच आता है, इस वजह से दून और ये द्वारा हमारा यहाँ पर पॉइंट गलत है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून प्रसिद्ध उदाहरण है जो शिवालिक और हिमाचल हिमालय के बीच पाए जाते हैं। ये पॉइंट करेक्ट होगा। हिमाचल और शिवालिक के बीच की अनुदैर्घ्य घाटियों को ही दून कहा जाता है, जिसमें देहरादून सबसे बड़ी और प्रसिद्ध घाटी के रूप में जाना जाता है। तो सेकंड पॉइंट करेक्ट है। और तीसरा आता है कि द्वार संरचनाएं मुख्य रूप से दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें कि सत्य क्या है, तो सही के रूप में 2 और 3 होगा, 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम अगर देखा जाए तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर हिस्सों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बिल्कुल हमारा सही होगा। प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है, उत्तर का हिस्सा और मतलब उत्तर का हिस्सा मध्य उच्च भूमि कहलाता है, तो ये पॉइंट करेक्ट। सेकंड आता है कि यह क्षेत्र पश्चिम में चौड़ा है लेकिन पूरब में संकीर्ण होता जाता है, जिससे स्थानीय रूप से बुंदेलखंड कहा जाता है। ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा कि मध्य उच्च भूमि का विस्तार पूरब की ओर बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है, जो आगे चल करके छोटा नागपुर पठार में मिल जाता है, तो सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिंद श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्योंकि बिंद श्रृंखला जो है वो मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में नहीं बल्कि इसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है और अरावली इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। तो कह सकते हैं सत्य के रूप में केवल 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है ही, क्योंकि पश्चिम से जो हमारा पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया गया। इसमें मैं आपको नोट्स में अच्छे से बता चुका हूँ, आप वहाँ देख लेना। जहाँ पर कह सकते हैं सतलज और काली के बीच का जो हिस्सा है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि काली और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का सीमांकन करती हैं, ये भी पॉइंट करेक्ट है। और तीसरा आता है यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, जहाँ इसे दिहांग कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों के तीनों कथन मतलब सही था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रायद्वीपीय पठार की काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो पहला है कि इसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, पॉइंट बिल्कुल हमारा राइट आंसर बनेगा। और सेकंड है कि ये शैली अग्नेय है जिसके समय के साथ अपर्दन से काली मृदा का निर्माण हुआ है, तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा कि डक्कन ट्रैप की आधारभूत जो चट्टानें हैं बेसाल्टिक लावा यानी अग्नेय से बना है, जिसके विखंडन से उपजाऊ काली मिट्टी बनता है, तो ये सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि यह क्षेत्र अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी विस्तार तक फैला हुआ, ये गलत होगा। काली मिट्टी का मुख्य विस्तार जो है वो हम जानते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के पठारी भागों में देखने को मिलता है। अरावली के पास मुख्य रूप से रेतीली या फिर लाल मिट्टी पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी तो बिल्कुल ये गलत होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही क्या बनेगा, अगर सही बताना है तो 1 और 2 ही सिर्फ सही था, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पर कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे और निरंतर है, तो ये तो थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि पश्चिमी घाट को केवल 2 दर्रे, जैसे पश्चिमी घाट को केवल थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट द्वारा ही पार किया जा सकता है, जबकि पूर्वी घाट नदियों द्वारा खंडित है, तो ये तो हमारा एक तरह से करेक्ट होगा ही होगा, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट होगा। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक है, तो ये सेकेंड पॉइंट भी राइट है। तीसरा आता है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये गलत होगा। पश्चिमी घाट की औसत जो मतलब पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। जैसे कि अगर हम देखें तो अनाईमुडी जो है दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे गलत है, तो सत्य के रूप में 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या होगा। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, तो देखिए दक्षिण से उत्तर की अगर हम तरफ देखेंगे तो सबसे बाहरी जो होता है वो शिवालिक दक्षिण की तरफ होगा, शिवालिक, फिर लघु हिमालय और फिर महान हिमालय, यानी सही आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यही उत्तर से दक्षिण कहता तो फिर महान हिमालय आता, फिर उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक को करते, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है।
अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अरावली भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है जो प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाती है, करेक्ट। सेकंड है कि अरावली श्रृंखला गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसका विस्तार जो है लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। तो ये सेकंड हमारा करेक्ट है। अच्छा, तीसरा है कि ये अत्यधिक अपर्दित पहाड़ियां हैं जो वर्तमान में केवल खंडित पहाड़ियों के रूप में मौजूद है। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट भी हमारा सही ना कहीं सही होगा क्योंकि प्राचीन पर्वत होने के कारण लंबे समय तक अपर्दन की प्रक्रिया ने इन्हें अवशिष्ट पर्वतों में बदल दिया। तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मेघालय का जो पठार है संरचनात्मक रूप से किसका भाग है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करना होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा बनेगा प्रायद्वीपीय पठार, राइट। प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में हम लोग महेंद्रगिरी को जानते हैं। ध्यान में रखिएगा क्योंकि महेंद्रगिरी 1501 मीटर जो कि आधिकारिक तौर पर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन अगर हम देखा जाए, एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में जिंदागढ़ा नाम से देखने को मिलता है तो जिंदागढ़ा अगर आपको देखने को मिले ऑप्शन में रहेगा तो फिर आप उसे ही टिक करना। ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा लंबाई की है, मतलब ऊंचाई की है। ठीक है, तो ऑप्शन में तो फिलहाल ये नहीं था, इसलिए महेंद्रगिरी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन बी। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा मिट्टी हम जानते हैं ये केसर के लिए काफ़ी फेमस होता है, तो कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कि कोंकण जो है, कोंकण जो तट है वो हम देखने को मिलता है यहाँ पर कि मुंबई और गोवा, तो ये पॉइंट करेक्ट। फिर आता है कन्नड़ मैदान, कर्नाटक का तटीय भाग को कहेंगे, ये भी सही है। और तीसरा है कि मालाबार जो तट होता है वो केरल का तटीय भाग को कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर हमारा सही तरीके से सुमेलित है, तो ऑप्शन डी हो जाता है सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। यह मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, अग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। तो इसमें हमारा किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण बहुत ही पुरानी और कठोर चट्टानों से बना है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टलीय है, अग्नेय है और रूपांतरित शैल है। तो पहला तो हमारा करेक्ट है। सेकेंड है कि यहाँ चौड़ी और छिछली घाटियाँ तथा गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यह मतलब ये एक तरह से सही होगा क्योंकि काफ़ी पुराना होने के कारण यहाँ की पहाड़ियाँ घिस करके गोलाकार हो गई है और जो नदियाँ परिपक्व अवस्था में छिछली घाटियाँ बनाती है। तो ये सेकेंड पॉइंट भी कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट है। अच्छा, तीसरा आता है कि इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक आपका होता है मध्य उच्च भूमि और एक होता है दक्कन का पठार। तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। नर्मदा नदी इस विशाल पठार को दो प्रमुख जो कि भौगोलिक भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट, ऑप्शन डी होगा, कोई भी गलत नहीं है। अगला सवाल आता है कि महान हिमालय के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ध्यान से देखेंगे, तथ्य सही नहीं है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर, ऊपर में भी आपको बताया गया था, जो निरंतर श्रृंखला है। महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो असममित है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी करेक्ट होगा क्योंकि भूगर्भीय दबाव के कारण इसके वलय एक समान नहीं है, ये सेकंड करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे कि इस श्रृंखला का कोर चूना पत्थर से बना है, ये गलत होगा क्योंकि महान हिमालय का कोर जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, हमने ऊपर में आपको बताया था। तो ये तीसरा गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। छोटा नागपुर पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह मध्य उच्च भूमि का उत्तरी पूर्वी विस्तार है जिसे दामोदर नदी अपवाहित करती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला पॉइंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। दामोदर नदी जो है वो इस पठार के बीच से भ्रंश घाटी में बहती है और इसे हजारीबाग तथा रांची के पठार में विभाजित करता है। तो पहला तो करेक्ट है ही। सेकेंड आता है कि भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को, तो ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि यह खनिज संसाधनों में अत्यंत समृद्ध है, राइट। अच्छा, तीसरा पॉइंट की बात करें कि राजमहल की पहाड़ियाँ इस पठार का उत्तर पूर्वी सीमा बनाती हैं, ये भी एक तरह से सही है।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वांचल की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। जास्कर जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वांचल के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेगा, नहीं है, क्योंकि जास्कर श्रेणी लद्दाख यानी ट्रांस हिमालय में स्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही क्रम क्या बनेगा। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों के बारे में देखा जाए तो देखिए कलसुबाई, फिर उसके बाद आपका उत्तर से दक्षिण में सजाना है कलसुबाई, फिर उसके बाद महाबलेश्वर, फिर कुद्रेमुख होगा, फिर अनाईमुदी हो जाएगा, यानी लास्ट में आपका अनाईमुदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा सही तरीके से बनेगा। ठीक है, जो कलसुबाई है वो महाराष्ट्र में है, और आपका मतलब महाराष्ट्र में कलसुबाई और ये महाबलेश्वर दोनों पड़ता है। फिर उसके बाद कर्नाटक में कुद्रेमुख हो जाता है, और केरल में आपका अनाईमुडी देखने को मिलेगा। अगला सवाल, बरखान जो है, बरखान स्थलाकृति का संबंध भारत के किस भौतिक स्वरूप से है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्वरूप है वो हम कह सकते हैं भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल, ऑप्शन बी। हिमालय के संबंध में सेंड्रिक्सियल बैंड, ठीक है, सिंट्रेक्सियल जो बैंड है इसका अर्थ क्या होता है। सिंट्रेक्सियल बैंड का अर्थ अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट है कि हिमालय के दोनों सिरों यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र महाखंड पर पर्वतों का दक्षिण की ओर तीव्र मोड़, ये तो करेक्ट है। और सेकेंड है कि यह विवर्तनिक दबाव के कारण बनी संरचना है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट करेक्ट है। तीसरा है कि यह मोड़ केवल पश्चिमी भाग में जास्कर श्रेणी के पास पाया जाता है, ये गलत है। हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा गलत है क्योंकि यह मोड़ हिमालय के दोनों सिरों पर, पश्चिमी और पूर्वी दोनों सिरों पर है, तो ये तीसरा गलत होगा। और अगर सही देखा जाए तो 1 और 2 ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो कह सकते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, ऑप्शन ए। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट करें कि यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित जहां प्रति वर्ष 150 mm से कम वर्षा होती है, तो यह पॉइंट करेक्ट है क्योंकि थार मरुस्थल अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यह शुष्क है, तो ये एक तरह से पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड हमारा आता है कि लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी मानी जाती है, ये भी करेक्ट है। लूनी नदी पुष्कर घाटी से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, जो कि इस क्षेत्र में सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। यहाँ की नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है और अंत स्थलीय अपवाह का उदाहरण है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी पॉइंट हमारा करेक्ट बनेगा क्योंकि कम वर्षा और अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण यहाँ की नदियाँ जो है वो अल्पकालिक होती हैं और रेत में ही समाप्त हो जाती है, तो तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बुंदेलखंड पठार किन 2 राज्यों के बीच फैला हुआ है। बुंदेलखंड पठार जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या बनेगा, तो सही क्रम अगर देखा जाए तो देखिए गारो, खासिया और जैंतिया ये तीनों हमारा इसी तरह से आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर बनेगा इसका निर्माण उत्तर में स्थित मुख्य हिमालयी श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि शिवालिक का निर्माण सबसे बाद में हुआ क्योंकि इसे ये एक तरह से हम सबसे लास्ट में जानते ही हुआ है, और जो हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए मलबे और जमाव के द्वारा ये हुआ है, तो ये एक तरह से पहला करेक्ट है। सेकंड आता है कि यह हिमालय की सबसे पुरानी और सबसे ऊंची श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, ये गलत होगा क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये सेकंड पॉइंट कह रहा है, एक तरह से सेकंड पॉइंट में क्या है कि शिवालिक कह रहा है कि सबसे पुरानी और सबसे ऊंची श्रृंखला, सबसे ऊंची नहीं है ये क्योंकि शिवालिक हिमालय की सबसे युवा यानी सबसे नवीन और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है, तो ये सेकंड पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा आता है कि ये घाटियां मोटी बजरी और जलोढ़ परत से ढकी हुई होती है, ये पॉइंट करेक्ट है। नदियों के जमाव के कारण शिवालिक की घाटियों में बड़े पैमाने पर जलोढ़ और कंकड़ पाए जाते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। और अगर हमें सही बताना था तो फर्स्ट और थर्ड को ही टिक करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदानों की विशेषता क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट कह रहा है, देखिए इसमें पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े और समतल है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा करेक्ट बनेगा क्योंकि पूर्वी घाट नदियों के निक्षेपण के कारण यह मैदान काफ़ी चौड़ी लगभग 80 से 100 किलोमीटर
हो गया है, तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि यहाँ की नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी विस्तृत डेल्टा बनाती हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ के अगर सेकंड पॉइंट बात करें तो पूर्वी प्रवाह वाली जो नदियाँ होती हैं धीमी गति से बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये तो हमारा सही होगा ही होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट कहा आता है कि यह तट जो है कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह अधिक पाए जाते हैं। ये एक तरह से पॉइंट गलत होगा क्योंकि पश्चिमी तट अधिक कटा फटा और गहरा है, ठीक है। पश्चिमी तट अधिक कटा फटा और गहरा है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त है, जबकि पूर्वी तट का महाद्वीपीय सिर्फ उथला फुथला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। तो सत्य के रूप में 1 और 2 को देखेंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सतपुड़ा श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतपुड़ा श्रृंखला, पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि यह नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है, तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड है कि महादेव और मैकाल पहाड़ियां इसके पूर्वी विस्तार का हिस्सा है, ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि सतपुड़ा पश्चिम में राजपीपला से शुरू होकर के पूर्व में महादेव और मैकाल पहाड़ियों तक विस्तृत है, सेकंड भी करेक्ट। तीसरा आता है कि धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों कथन सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इसके उत्पत्ति का मुख्य कारण है प्रवाल निक्षेप, कल भी हमने वीडियो में बात किया था इसके बारे में, ऑप्शन बी होगा। हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के भौतिक लक्षणों में अंतर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो कह रहा है कि हिमालय की नदियाँ बारहमासी है क्योंकि वे ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है और ग्रीष्म ऋतु में इनका प्रवाह कम हो जाता है, यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट करा है क्योंकि दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी है और शुष्क मौसम में जल का स्तर बहुत गिर जाता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारा है कि हिमालय की नदियाँ अपनी युवावस्था में बड़े डेल्टा बनाती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल एसेंचुरी बनाती है, ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि नदियाँ अपनी वृद्धावस्था यानी मुहाने पर डेल्टा बनाती है न कि युवावस्था में। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा जैसी कई प्रायद्वीपीय नदियाँ भी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो अगर हमें यहाँ पे सत्य असत्य बताना था तो असत्य तो केवल 3 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय के लघु हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहला पॉइंट है कि इस श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। ध्यान से समझेंगे कि लघु हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी का निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण हुआ है जिससे यहाँ की चट्टानें रूपांतरित हो गई है, तो ये पॉइंट हमारा सही बनेगा। फिर आता है नेक्स्ट की पीर पंजाल श्रृंखला इस क्षेत्र की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है। देखिए पीर पंजाल इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख श्रेणी है, इसके अलावा धौलाधर और महाभारत श्रेणियां भी महत्वपूर्ण है, तो सेकंड गलत नहीं है, सेकंड भी सही है। कश्मीर प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी और कगड़ा एवं कुल्लू घाटियां इसी क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए ये हमारा जो लघु हिमालय के अंतर्गत है ये सारी घाटियां भी आता है, तो वो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है, तो कह सकते हैं सत्य के रूप में तीनों, ऑप्शन सी 1 2 3। अगला पॉइंट आता है कि पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन जो कि असत्य है। तो देखिए असत्य के रूप में देखना है तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिमी घाट में वर्षा मुख्य रूप से ओरोग्राफिक प्रकार की होती है, यह पॉइंट हमारा सही बनेगा क्योंकि आर्द्र हवाएं पश्चिमी ढाल से टकरा करके ऊपर उठती हैं और भारी वर्षा करती हैं जिसे हम लोग कहते हैं पर्वतीय वर्षा, ठीक है, इसे इंग्लिश में ओरोग्राफिक कहा जाता है, तो ये पहला पॉइंट सही। सेकेंड आता है कि यहाँ की औसत ऊंचाई जो कि पूर्वी घाट की तुलना में कम है, ये पॉइंट भी हमारा एक तरह से गलत होगा क्योंकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई केवल 600 मीटर है, तो ये तो हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा है कि अनाईमुडी पर्वत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी कह रहा है जो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, तो यहाँ पर ये हमारा सही बनेगा कि अनाईमुडी जो है वो पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। उत्तर भारत के विशाल के मैदान में, अच्छा ये हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये तो हमारा करेक्ट हो ही जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है। असत्य के रूप में देखना था तो केवल हमारा 2 असत्य, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की भावर क्षेत्र के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि हम देख पाएंगे, कह रहा है कि यह शिवालिक की ढाल के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर लंबी चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी है। ठीक है, भावर क्षेत्र। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। नदियों द्वारा पर्वतों से नीचे उतरते समय जमा किए गए कंकड़ों से इस पट्टी का निर्माण होता है, जो कि लगभग ये ढाल शिवालिक के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी संकीर्ण पट्टी है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इस पट्टी में नदियां धरातल पर प्रकट होकर के दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये गलत होगा, क्योंकि नदियां भावर में विलुप्त हो जाती हैं। दलदली क्षेत्र जो है इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र में बनते हैं, ना कि भावर क्षेत्र में, तो ये गलत होगा। अच्छा, तीसरा है कि यहाँ नदियां कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। ये गलत होगा, क्योंकि परागमय कंकड़ निक्षेपों के कारण नदियां सतह के नीचे बहने लगती हैं। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है कि खादर और बांगर के बीच मुख्य अंतर क्या है। खादर और बांगर के बीच मुख्य अंतर हमें देखने को मिलेगा कि खादर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और बांगर पुरानी मिट्टी को। खान बापू एक छोटा सा ट्रिक होता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे। तो खादर नई जलोढ़ मिट्टी और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इस तरह से, राइट। नेक्स्ट क्या आता है कि निक्षेप प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर कह रहा है, ये देखो मतलब ये लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो चुका है, इससे हम थोड़ा हटाते हैं। चलो, प्रश्न ये है कि दक्कन के पठार की सीमा निर्धारण करने वाली पहाड़ियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तर में सतपुड़ा श्रृंखला, ये तो हमारा करेक्ट होगा। सेकंड है कि पूरब में महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ, ये भी एक तरह से हमारा सही है। अच्छा, तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि दक्कन के पठार की सीमा जो है पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है, न कि अरावली द्वारा, तो ये चीज़ हमारा गलत है। फर्स्ट और सेकंड ही सही है। अगला सवाल बनता है कि मालदा गैप किसे कहा जाता है। मालदा गैप किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय का पठार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखिए हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि माना जाता है कि ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है, मतलब कि एक तरह से ये कहीं सही होगा। ये द्वीप अराकन योमा पर्वत श्रेणी का ही समुद्र में डूबा हुआ विस्तार माना जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इसी द्वीप में स्थित है, ये भी हमारा एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि दो हमारे पास ज्वालामुखी द्वीप है, एक तो आपका ये हो जाता है बैरन और दूसरा होता है नारकोंडम। ठीक है, अच्छा, तीसरा आता है कि यह द्वीप समूह भूमध्य रेखा के करीब स्थित है और यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, ये भी हमारे एक तरह से करेक्ट होगा, क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, जो इन्हें उष्णकटिबंधीय जलवायु और सघन वन प्रदान करता है। तो तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट, कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट कह रहा है कि चो बताइए कि क्या है, चो क्या होता है। तो चो एक प्रकार का शिवालिक के पास मौसमी धाराओं द्वारा किया गया अपर्दन को कहा जाता है चो। नेक्स्ट है कि हिमालय की किस श्रृंखला को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय के रूप में हम लोग हिमाद्री को जानते हैं, ऑप्शन सी। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहने वाली मुख्य धारा कौन सी है। तो विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच बहने वाली जो है वो नर्मदा होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि हिमालय की श्रेणियों के प्रादेशिक नाम के संदर्भ में कौन सा मिलान यहाँ पर गलत है। ठीक है, गलत हमें देखना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा यहाँ पर गलत है। पहला पॉइंट कह रहा है कि पंजाब हिमालय जो है वो हम कहते हैं सिंधु और सतलज। ठीक है, पंजाब के जो संत हैं वो सिंधु नदी में नहाते हैं, इस तरह से याद रखिए, पंजाब के संत सिंधु नदी में नहाते हैं, पहला पॉइंट करेक्ट। सेकंड आता है कि असम हिमालय, वो जो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि असम हिमालय पड़ता है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। ठीक है, तीस्ता और दिहांग, ये गलत होगा, तीस्ता और दिहांग होना चाहिए था। अच्छा, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, ये करेक्ट है, काली और तीस्ता के बीच, तो गलत के रूप में केवल 2 ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तर के मैदान में स्थित रेह या फिर कल्लड़ क्या है। कल्लड़ क्या है, तो ये हम कहेंगे कि लवणीय और क्षारीय निक्षेपों वाली अनुपजाऊ मृदा को कहा जाता है रेह या फिर कल्लड़। पालकोंडा और नल्ला मलाई
पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये दोनों हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के क्रम के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि 1500 मीटर तक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सही है। 1500 से 3500 मीटर के बीच शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। और 4500 मीटर से ऊपर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि अत्यधिक ठंड और स्थायी बर्फ के कारण ऊंचे शिखरों पर वनस्पति का उगना असंभव हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेगढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में देखने को मिलता है? देखिए, रेगढ़ मृदा एक तरह से महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी होगा। भारत के भौतिक स्वरूपों के निर्माण के कालक्रम के अनुसार सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना हम जानते हैं हमारा प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। धौलाधर श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो धौलाधर श्रेणी यहाँ पर हमारा बन जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये नदियां पठार के ढाल के अनुरूप बंगाल की खाड़ी में जो कि गिरती हैं, तो ये सही है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो कि एसेंचुरी बनाती हैं, ये भी हमारा सही बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं वो एक तरह से एसेंचुरी का निर्माण करती हैं, तो ये तो करेक्ट है ही। अच्छा, तीसरा है कि पश्चिमी घाट इन नदियों के बीच एक मुख्य जाल का विभाजक का कार्य करता है। तो अधिकांश बड़ी नदियां पश्चिमी ढालों के पूर्वी ढालों से निकलती हैं, और मतलब पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों से निकलती हैं और अरब सागर में गिरने से बचती हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। अक्साई चीन किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? अक्साई जो चीन है वो हम कहेंगे कि ये आपका लद्दाख का पठार, ऑप्शन बी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा, बताइए। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पहले जो कि थाल घाट आता है। थाल घाट की बात करें तो नासिक को जोड़ने वाला ये थाल घाट जो है सबसे उत्तर में है। दक्षिण में आपका मुंबई पुणे को जोड़ता है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद भोर घाट, मतलब पहले तो थाल घाट, फिर भोर घाट और उसके बाद पाल घाट आता है। तो नासिक मुंबई को जोड़ता है आपका थाल घाट, फिर उसके बाद दक्षिण में पुणे मुंबई को जोड़ता है आपका ये भोर घाट, फिर उसके बाद केरल में पाल घाट जो कि सबसे दक्षिण में। तो क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास 50 प्रश्न हमने कराया, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। भारत का भौतिक स्वरूप, हिमालय और प्रायद्वीपीय के बारे में हमने देखा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।